आमिर, अरे आमिर, कब तक तेरा काम मैं करती रहूँगी, जल्दी शादी कर। आमिर की अम्मा की घर के कामों से जान जाती थी। आयशा के आने के बाद वो पानी भी बैठी जगह ही पीती थी। आयशा अकेली घर के सारे कामों के साथ साथ उनके नखरे भी झेलती, ताने भी सुनती और उफ तक ना करती थी। अम्मा, वो ऑफिस में काम करती है मेरे साथ, नाइला, बहुत अच्छी लड़की है, बस उसका निकाह टूट गया था। शायद लड़के वाले अच्छे नहीं थे। उसने खुद मुझसे शादी का कहा है। आमिर ने नाश्ता करते करते बात छेड़ दी। देख आमिर, बस घर का काम करने वाली हो, मुझसे नहीं होता ये सब। अम्मा ने रजामंदी जाहिर कर दी। हाँ अम्मा, तुम फिक्र ही ना करो, सादगी से निकाह पढ़ा लेता हूँ मैं बस। वो हथेली पर सरसों जमाने लगा था। हाँ ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। वैसे भी वो मनहूस मारी मोहल्ले में बदनाम कर गई है पूरे हमें। अच्छा ही है खामोशी से निकाह हो जाए। अम्मा ने आयशा को कोसा था। आयशा को गए 2 दिन भी न गुजरे थे कि आमिर ने फिर सर पर सेहरा सजा लिया था। सादगी से निकाह पढ़वा कर नाइला ने घर में आयशा की जगह ले ली थी। वो नाइला थी, आयशा नहीं। बस वक्त का अपना चक्कर ही चलता रहता है। वक्त की चक्की जब पीसती है तो बारीक से बारीक को भी बारीक कर देती है। वक्त की चक्की ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया था। करीब ही एक फैमिली अपनी गाड़ी के इंतज़ार में बैठी थी। आयशा बहुत हिम्मत करके उनके पास गई। बोलो बेटी, कोई काम है? आयशा को खड़ा देखकर खातून ने शफीक लहजे में उससे पूछा था। जी, वो मुझसे पता गुम हो गया है मेरे चचा का, जिससे उनसे राब्ता हो सके। मैंने फ़ोन किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आयशा ने हिम्मत करके अपना मसला बताया। ओह तो बेटी, क्या तुम्हें इलाके का नाम भी याद नहीं है या फ़ोन नंबर जिससे राब्ता हो सके? मेरे फ़ोन से कॉल कर लो। खातून ने उसे परेशान देखकर हल पेश किया। नहीं, कुछ याद नहीं। अब्दुल्ला को कंधे पर लिए वो एक हाथ से उसकी कमर सहला रही थी। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। बेटा, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, तुम अकेली हो, बेहतर है जल्दी से कोई हल ढूंढ लो। यहाँ स्टेशन से करीब बहुत से होटल हैं, तुम एक रात वहाँ ठहर जाओ। सुबह उठकर तलाश शुरू कर देना, जब तक तुम्हारा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। खातून ने उसे आसान रास्ता बताया। जी ठीक कहा आपने। आयशा के पास यही एक वाहिद रास्ता था। फ़ोन चार्ज होने से कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता था उसे, क्योंकि फ़ोन में सिर्फ फ़िज़ा आपा और साबिर भाई का ही नंबर था, जिनसे अब वो रब्ता करना नहीं चाहती थी। लेकिन दिन की रोशनी में वो चाचा का घर ढूंढने की कोशिश आसानी से कर सकती थी। आयशा जल्द ही एक मुनासिब होटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसने अगली शाम तक के लिए कमरा किराए पर ले लिया। कराची के मुकाबले में यहाँ रात बहुत जल्द ढल जाया करती थी। कमरे को लॉक करने के साथ साथ अब की बार उसने अंदर से कुंडियाँ भी चढ़ा दी थी। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। आयशा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और वो आमिर से लिए हुए पैसों पर ही गुजारा कर रही थी। किसी ने सच कहा है, खर्च करने पर आओ तो कारून का ख़जाना भी कम पड़ जाता है। वो बहुत देख देख कर पैसे खर्च कर रही थी। उसे अब्दुल्ला का इलाज करवाना था, यही उसकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद था। वो रात बहुत कठिन थी और बहुत तवील भी। ज़रा ज़रा सी देर में उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर पड़ती। वक्त जैसे थम सा गया था। वक्त मुश्किल हो तो कांटे नहीं कटता और अच्छा हो तो फिर रेत की तरह फिसलता चला जाता है। हर आहट पर वो चौंक जाती। कभी लगता कोई दरवाज़ा खोल रहा है तो कभी लगता कोई दस्तक दे रहा है। अजीब अजीब वहम दिल को सता रहे थे। मुगीस ने जो किया था वो उसके जहन पर नक्श हो चुका था। रात धीरे धीरे अपनी रफ्तार से दिन को छूने की ख्वाहिश लिए सरक रही थी। वो बिस्तर पर अब्दुल्ला को गोद में सुलाए जल्दी से सुबह होने की दुआएं मांग रही थी। जब खौफ गालिब आ जाए तो सबसे बुरा रात का अंधेरा ही मालूम होता है। मुश्किल कोई भी हो, रात की तारीकी किसी भयानक ख्वाब की मानिद लगती है। कब आंख खुले और कब ख्वाब खत्म हो, कब सूरज निकले और चार सू रोशनी फैल जाए। अल्लाह अल्लाह करके कतरा कतरा रात बीती थी। सूरज की किरणों ने आयशा में नई जान फूंक दी। वो रात भर जागने के बावजूद सुबह होते ही होटल से निकल गई थी। कुछ पता नहीं चला वानिया कहाँ गई है। फरवा पुलिस वालों ने रस्मी सी कार्रवाई की है। रोज़ कई बच्चे लापता होते हैं, किस किस को ढूंढें, बस यही कहकर जान छुड़वा रहे हैं वो। मुगीस की हालत अबतर होती जा रही थी। क्या मतलब लापता? वो तुम्हारी आंखों के सामने अगवा हुई है। फरवा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दुनिया वालों ने आकर दुनियादारी निभाई थी। कोई हमदर्दी कर गया और किसी ने तरस खाया। किसी ने लफ्ज़ों के नश्तर चबोहे। निकले ही क्यों थे इतनी रात में? बच्ची को इतना बिगाड़ा क्यों कि गुस्से से वो घर से बाहर ही निकल गई दरवाजे से?
छोटे कपड़े पहनाए होंगे। आजकल तो माँ बाप को ही इज्जत का पास नहीं, बच्चों का क्या कहा जाए। दुनिया की वही बातें, आसपास के लोगों की नज़रें, रात से सुबह और सुबह से शाम। वक्त किसी के लिए कभी रुकता नहीं, सो उनके लिए भी नहीं रुका। वानिया को अगवा हुए एक दिन भी गुजर गया था। कहाँ ढूंढते, कहाँ खोजते, ना कोई दुश्मनी, ना कोई ताल्लुकात। यहाँ तो मीडिया भी उसी को कवरेज देता है जो रेटिंग डलवाता है, वरना कितने ही बच्चों के माँ बाप सब्र का कलमा पढ़ चुके हैं। मुगीस को रह रहकर आयशा की इल्तजा करती आंखें याद आ रही थी। क्या मकाफाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है? क्या मेरी बेटी मेरे गुनाह की सज़ा काट रही है? आयशा की सिसकियाँ शायद फर्श से अर्श तक का सफ़र बहुत जल्दी तय कर गई थी। वो मज़लूम थी और मज़लूम की आह काफ़ी होती है। ना आयशा पलटी थी और ना फरवा को पता चला था और ना ही फ़िज़ा आपा ने कोई सवाल खड़ा किया था, लेकिन रब ने तो देखा था। हाँ, कोई नहीं था मगर अल्लाह था, बस वही तो है जो जानता है दिलों के भेद। इब्ने आदम की नीयत, अंधेरों के इसरार और रातों के गुनाह। अंधेरी रात में काले पहाड़ों के दरमियान चलती काली चींटी की चाल, बस वही जानता है। वही तो खुदा है। वो बचपन से किसी रट्टू तोते की तरह रट्टा लगाता आया था। अल्लाह हर जगह मौजूद है। आज वो सिद्ध के दिल से ईमान ले आया। हम अपने बच्चों को सिर्फ रटवाते ही तो हैं, यकीन करना कब सिखाते हैं उन्हें। और जब यकीन आता है तो तब तक वक्त गुजर चुका होता है। आज उसे भी यकीन आ गया था इस बात पर। कहीं नहीं मिली मेरी बहन साबिर, चली गई वो। फ़िज़ा उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। अच्छा हुआ चली गई, वरना ज़िंदगी भर उसे और उसके पैदा करदा नमूने को भुगतना पड़ता। साबिर के दिल में सीने की जगह पत्थर ने ले ली थी। खुदा का खौफ करें साबिर, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी। फ़िज़ा साबिर के ख्यालात जानकर कांप गई थी। ज़्यादा मुझे खौफ खुदा ना दिलाओ। अगर अपनी बहन को ढूंढने की हिमाकत करके सुकून मिल गया हो तो ज़रा घर पर भी ध्यान दे लो। मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए हैं, तुम्हें ज़रा होश नहीं है। साबिर ने उसे ही बातें सुना डाली। आंसुओं को हलक में उतारते हुए फ़िज़ा ने घर के काम करना शुरू कर दिए। वो कहाँ तक ढूंढती, और अगर आयशा मिल भी जाती तो साबिर को उस पर रहम ना आता। वो कभी आयशा को पनाह ना देता। फ़िज़ा के पास भी सब्र करने के सिवा कोई चारा ना था। नाइला मेरा नाश्ता तो बना दो। आमिर शादी के अगले ही दिन नाइला को उठाते हुए बोला था। आमिर क्या हो गया है? कल ही हमारी शादी हुई है, नाइला बेजारगी से बोली थी। नाइला अम्मा की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ उठ जाओ ना। आमिर ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की। तो बाहर से कर लेना ना नाश्ता, और सुनो लाइट बंद करते जाना। नाइला ने आमिर का तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। आमिर लाइट बंद करता हुआ कमरे से निकल गया। बेटा कब से इंतज़ार में हूँ, नाइला कब नाश्ता बनाएगी? बाहर आते उसका सामना अम्मा से हो गया था। अम्मा भी वो सो रही है, तुम खुद बना लो अपना नाश्ता, बेजारगी से कहता वो जा चुका था। वो दोनों नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में अब ऐसा ही होना था। वो नाइला थी, आयशा नहीं। बेटी कहाँ जाना है? एक ज़ईफ़ टैक्सी ड्राइवर ने उसे रोड पर खड़ा देखकर पूछा था। आयशा ने सर से पांव तक उन्हें देखा। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर मुलायमत, लहजे में शफकत। आयशा को उनमें अपने बाप का अक्स नज़र आया था। मर्द। वो इस लफ्ज़ से भी खौफ खाने लगी थी, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर को देखकर उसे ज़रा भी खौफ ना आया। जी मुझे जाना है मगर पता गुम हो गया है। बिना झिझके उसने अपनी परेशानी बयान की थी। कोई तो निशानी होगी बेटी। बहुत पहले मैं अपने अब्बा के साथ यहाँ पर आई थी जब लाहौर ऐसा नहीं था। यहाँ तो सब कुछ बदल गया है, इसलिए क्या निशानी बताऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा। वो बेचारगी से बोली। बेटी मैं 20 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। तुम्हें कोई भी छोटी सी बात याद है? वो बताओ। कोई जगह जो उसके आसपास हो, मशहूर हो, कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई पार्क, कोई होटल। अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। मुझे बस एक ही बात याद आ रही है। मैं जब चचा के घर आई थी तो उन्होंने मुझे अपने मोहल्ले के मशहूर खलीफा के नान खिलाए थे। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब। आयशा को उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। ड्राइवर धीरे से मुस्कुराया था। बेटी खलीफा के नान सिर्फ तुम्हारे चचा के इलाके में ही नहीं। बैठो मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलता हूँ। आयशा ने हैरत से उन्हें देखा। आप सच कह रहे हैं? अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो उससे आगे उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वो पुरजोश हुई थी। ये इतने दिनों में पहली बात जिस पर उसका दिल खुश हुआ था। वो जल्दी से टैक्सी में बैठ गई। मंजर बदलना शुरू हुए थे। थोड़ी ही देर में टैक्सी रुक गई थी और उसकी मंजिल भी आ गई थी।
गाड़ी के अंदर की लाइट्स बंद थीं। वो गुस्से और जिद में आगे निकल आई थी। जब भी किसी हाथ ने उसे गाड़ी में खींचा था, वो 7 साल की एक नाजुक सी बच्ची थी, झटके से गाड़ी में गिरी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। वानिया ने थोड़ी देर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। अब अंधेरे में भी उसे दिखाई देने लगा था। गाड़ी में 4 लड़के बैठे थे, जिनमें से एक की गोद में वानिया उस वक्त बैठी थी। उस लड़के ने वानिया का मुंह कस के पकड़ा हुआ था। गाड़ी सीधी मेरे बंगले की तरफ ले चल फरहान, मामा बाबा शहर से बाहर हैं, वहाँ कोई मसला नहीं होगा। फ्रंट सीट पर मौजूद लड़का गाड़ी ड्राइव करते लड़के से बोला था। वानिया बच्ची ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि समझ नहीं सकती। उसने खुद को छुड़वाने के लिए जोर आजमाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि उस लड़के ने मजीद वानिया को कसकर अपने करीब कर लिया और उसके गालों को चूम लिया। एक अजीब सी महक ने वानिया को घेरा था। वो बहकते हुए अमीरजादे शराब के नशों में थे। वानिया कसमसा कर रह गई। गाड़ी कुछ ही देर में एक पोश इलाके के बंगले में दाखिल हो गई। वो टैक्सी से उतरकर किराया दे रही थी जब ड्राइवर ने उसे मंजिल मिल जाने की दुआ दी थी। मुझे इंसाफ चाहिए बाबा, मैं चाहती हूँ मेरा खुदा मेरे साथ इंसाफ करे। वो दुख से कहती बची हुई रकम वापस लेने लगी। ना बेटा ना, खुदा से कभी इंसाफ ना मांगना। मांगना है तो रहम मांगो, और अगर उसने इंसाफ किया तो खसारा उठाओगी। बेशक उससे बड़ा कोई मुंसिफ ही नहीं है, और हम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि उसके इंसाफ को बर्दाश्त कर सकें। वो जब तोलता है तो किसी एक जर्रे बराबर को भी नहीं छोड़ता, चाहे फिर नेकी हो या बदी। बुजुर्ग ने जाते जाते उसे एक बात समझा दी थी जो सीधे उसके दिल में उतर गई। वाकई वो इतनी नेक तो नहीं थी कि खुदा से इंसाफ की तलबगार होती। उसने दिल ही दिल में रहम की दुआ मांग ली। यहाँ शेख अहमद साहब का घर कहाँ है? वो जो मिस्त्री काम करते हैं, उसने गली में मौजूद एक बड़े करियाना स्टोर वाले से पूछा। जी उनका घर पिछली गली में है, नीले रंग का छोटा सा दरवाज़ा है। दुकानदार ने इशारे से उसे रास्ता बताया। वो शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ गई। हर उठते कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होने लगी। बहुत से सवालों का सामना भी बाकी था। वो अकेली आई है, शौहर कहाँ है, फिजा कहाँ है, कराची से अकेले, तलाक क्यों हुई, वगैरह वगैरह, और जवाब निदार। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसका दिल मजीद तेजी से दौड़ने लगा था। दरवाज़ा खुला था। एक अनजाने चेहरे ने दरवाज़ा खोला था। बीबी माफ़ करो, कुछ नहीं है देने को। जिसे देखो मुंह उठाकर आ जाता है मांगने। ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। वो औरत बिना रुके आयशा को 100 सलवातें सुना गई। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं कराची से आई हूँ। आयशा नाम है मेरा, अहमद चाचा से मिलने। आयशा ने बमुश्किल अपनी बात कही। उसकी चलती ज़ुबान को ब्रेक लगे थे। सर से पैर तक आयशा की अबतर हालत देखती हुई वो सर हिलाकर अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में उसकी वापसी हुई थी। आ जाओ अंदर, बेजारगी से रास्ता देते वो पीछे को हटी थी। आयशा ने घर की दहलीज पार की तो सहन में लगा अमरूद का दरख्त बहुत सी यादें ताज़ा कर गया। जब वो अब्बू के साथ आई तो अमरूद से लदे फदे दरख्त से हर वक्त अमरूद तोड़कर खाती रहती थी। कभी दरख्त पर चढ़कर किसी शाख पर बैठे अब्बू को आवाज़ें लगाती। यहाँ इस कमरे में, उसी औरत ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। आयशा उसके पीछे चलती कमरे में दाखिल हुई थी। अहमद चाचा इंतहाई ज़ईफ़ हो चुके थे और शायद शदीद बीमार भी थे। आंखों के नीचे गहरे हल्के और गालों में उभरती हड्डियाँ, खांसता वजूद। उसे देखकर उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आयशा मेरी बच्ची। उसे अपनी चारपाई पर ही बैठने की जगह देते हुए वो मोहब्बत से बोले। कमरे में एक छोटा सा सेवर चल रहा था जिससे रोशनी ना होने के बराबर थी। कमरा सीलन ज़दा सा था। आयशा का उस माहौल में और अहमद चचा की हालत देखकर दम घुटने लगा। चचा आपको क्या हो गया? उसकी आंखें नम होने लगी। बस बेटा, तुम्हारी चची के चले जाने के बाद कोई अपना नहीं रहा। ये कौन है चचा? आयशा का इशारा उस औरत की तरफ था। ये मेरी बहू है शिफा। ये आपका ख्याल नहीं रखती? चचा की हालत गैर देखते हुए वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। उसके लिए मैं सिर्फ एक अजाब हूँ। मेरी वजह से ये कहीं आ जा नहीं सकती। उसे मेरा ख्याल रखना पड़ता है। इसके बच्चे मुझसे नफ़रत खाते हैं। मेरी खांसी की आवाज़ उनकी नींद खराब करती है। मेरी दवाओं के खर्चे इसके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनते हैं। वो बोलते हुए बेतहाशा खांस रहे थे। आयशा को उन पर रहम आने लगा। वो अपना मसला भूल गई। सच है कि दूसरे का गम देखो तो अपनी तकलीफ छोटी लगने लगती है। उस वक्त आयशा के साथ भी यही हुआ था। साथ कहाँ है चचा? वो आपका ख्याल नहीं करता? आयशा ने उनके इकलौते बेटे का पूछा। वो सुबह का गया रात को आता है बेटा।
ایک چکر کبھی کبھار آ کر میرے کمرے کا لگا جاتا ہے، میں زندہ ہوں یہ دیکھ کر اسے تسلی ہو جاتی ہے بس۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اسے؟ عائشہ نے ایک نظر کمرے کی حالت پر ڈال کر پوچھا۔ کس منہ سے پوچھوں بیٹا؟ میں اپنا کیا بھگت رہا ہوں۔ میں نے بھی برسوں پہلے اپنی ماں کو ایسے ہی اسی کمرے میں ڈالا تھا۔ اس کی کھانسی کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی تھی تو میں اسے باتیں سنا جاتا تھا۔ سعد کے سامنے تیری چچی ہمیشہ اس کی دادی کی برائی کرتی تھی، دادی کی موجودگی کو ہر مشکل کے ساتھ جوڑتی اور میں ہمیشہ خاموش رہا۔ سعد نے زندگی بھر یہی سب تو دیکھا ہے۔ اب اگر وہ اور اس کی بیوی میری آوازوں سے بیزار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ میری ماں نے کبھی مجھے بد دعا نہیں دی، لیکن وہ خدا تو دیکھ رہا تھا نا۔ وہ روتے روتے کہہ رہے تھے۔ اس نے افسوس سے احمد چچا کو دیکھا۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، بس انسان ہی سمجھنے میں تاخیر کرتا ہے۔ کبھی کبھی سزا کا عمل دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ شفا جو اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی تو پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ عائشہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی اور پھر اجازت لیتی کھڑی ہوئی۔ چچا نے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی ان کی حالت ایسی تھی کہ عائشہ کچھ کہتی۔ بس یہ اس کی منزل نہیں تھی، سو وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح یہ دہلیز پھلانگ گئی۔ یہ چاروں لڑکے آج پھر شراب کے نشے میں کسی بچی کو پکڑ لائے ہیں، بنگلے کے چوکیدار نے دکھ سے اپنی بیوی کو بتایا جو اسے چائے دینے آئی تھی۔ بچی یا لڑکی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ بچی۔ اس بار یہ خبیث اپنی ہمنا جتنی بچی پکڑ کر لائے ہیں، میں نے خود ابھی دیکھا ہے جب صاحب کے دوست اس بچی کو زبردستی گود میں اٹھائے اندر لے گئے۔ چوکیدار کی بیوی نے جھرجھری لی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی! خدا کے لیے خان تم کچھ کرو نا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا ظلم دیکھ کر بھی ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری بھی تو بچی ہے نا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مالک لوگ ہیں زینب، خان نے بے بسی سے کہا۔ مالک تو وہ ہے خان، تم کوشش تو کرو۔ میرا دل نہیں مانتا اتنی چھوٹی بچی پر ایسا ظلم ہو اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ میری نوکری چلی جائے گی زینب، میں تمہیں اور ہمنا کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے پاس رہتے ہیں۔ خان تذبذب کا شکار ہوا۔ شرک نہ کرو خان، ہم اللہ کا دیا اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تم کچھ کرو نہ کرو، میں ضرور اس بچی کی مدد کروں گی، زینب اٹل لہجے میں کہتی پیچھے کے راستے سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ خان نے گہرا سانس بھرا تھا، وہ جانتا تھا زینب کو روکنا ممکن نہیں، اس نے ٹھان لی تو کر گزرے گی وہ، مگر وہ خود دروازے پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ چاروں نشے میں چور لاؤنج میں کھڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ پہلے مجھے جانے دے، نہیں پہلے میں جاؤں گا، ہمیشہ پہلے تو جاتا ہے، اب میری باری ہے۔ ان کی تو میں جاری تھی، ہر کوئی پہلے کی رٹ لگائی دوسرے کو دھکا دے رہا تھا۔ زینب جانتی تھی بچی کس کمرے میں بند ہوگی، وہ دبے پاؤں چلتی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن وہ پھول سی معصوم بچی رسی سے بندھی ہوئی بستر پر پڑی تھی، اس کے منہ میں رومال ٹھونسا گیا تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کر اسے اسی حالت میں گود میں اٹھایا اور کمرے میں موجود پچھلا دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر لان میں نکل آئی۔ وانیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بچا لوں گی، بس شور نہ کرنا، وہ دبے لفظوں سے اسے سمجھاتی ہوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی تھی۔